आज हम जानेंगे कि सरबेक्सी एनर्जी प्रोडक्शन, जिस्मानी कमजोरी, कुव्वत मुदाफ़ियत, शुगर के मरीजों, बढ़ती उम्र के अफराद, आंखों की बीनाई, खून की कमी और हमारे बालों, नाखून और जल्द के लिए कैसे मुफीद है। और जानेंगे कि इसके अंदर कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल है, ये दवा किस लिए इस्तेमाल की जाती है, इसका सही तरीका इस्तेमाल का क्या है, इसे हमें कितनी मिकदार में लेना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, किन लोगों को ये मेडिसिन हरगिज़ नहीं लेनी चाहिए, और जानेंगे कि क्या इस मेडिसिन का किसी दूसरी मेडिसिन या फूड के साथ कोई इंटरेक्शन तो नहीं है। सरबेक्सी में मौजूद एक्टिव इंग्रेडिएंट उसे बाकी सप्लीमेंट से मुख्तलिफ बनाते हैं। अगर हम इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें जिंक, विटामिन ई, विटामिन सी, फॉलिक एसिड, विटामिन B1, विटामिन B2, निकोटिनामाइड, विटामिन B6, विटामिन B12 एंड पेंटोथेनिक एसिड शामिल होते हैं। अगर विटामिन बी की जिस्म में कमी हो तो इंसान हर वक्त सुस्त और थका हुआ महसूस करता है। सरबेक्सी में मौजूद विटामिन B1, B6 और B12 एनर्जी प्रोडक्शन के अमल में मदद देकर कमजोरी और थकन दूर करते हैं। जिस्म में अगर विटामिन ई की कमी हो तो बाल झड़ना और नाखून कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। सरबेक्सी इस कमी को पूरा करके बालों को गिरने से बचाता है और नाखूनों को मजबूत करता है। जबकि सरबेक्सी में मौजूद विटामिन ई, सी और जिंक जल्द को ताज़ा, नरम और साफ रखने में मदद फराहम करते हैं। सरबेक्सी में मौजूद विटामिन सी और जिंक मिलकर कुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाकर हमारे जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने में मदद फराहम करते हैं। जबकि सरबेक्सी में मौजूद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दिमागी सेहत और एसाबी निज़ाम को सपोर्ट करता है, जिससे नींद और मूड भी बेहतर होता है। सरबेक्सी में मौजूद दूसरे अज्जा जख्म भरने की रफ्तार में भी इजाफा करते हैं, ख़ास तौर पर शुगर के मरीजों में। सरबेक्सी में मौजूद अज्जा आँखों के असार की सेहत के लिए भी ज़रूरी है। इनकी मौजूदगी आँखों को रोशनी से बेहतर मुताबिकत देती है और रात के अंधेरे में देखने में भी मदद मिलती है। इनके अलावा सरबेक्सी उम्र बढ़ने के साथ विटामिन्स की कमी, हड्डियों की कमज़ोरी और मुदाफ़ती निज़ाम की खराबी को ख़त्म करके इनको मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करता है। और सरबेक्सी में मौजूद जिंक और विटामिन बी खून के सुर्ख खुलिये बनाने में भी मदद फराहम करते हैं, जिससे खून की कमी में वाज़े फ़र्क लाया जा सकता है। लेकिन वाज़े रहे कि अगर आपके अंदर आयरन की वजह से खून की कमी मौजूद है तो सरबेक्सी लेना काफ़ी नहीं, फिर आपको इसके साथ कुछ दूसरी आयरन सप्लीमेंट्स लेना भी ज़रूरी है। अगर हम सरबेक्सी के सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की बात करें तो सरबेक्सी को दिन में एक बार पानी के साथ लेना चाहिए। कोशिश करें कि एक वक्त मुकर्रर करें और रोज़ इसी वक्त पर लें। सरबेक्सी लेते वक्त अक्सर लोग पेट में भारीपन, गैस और मत्ती की शिकायत करते हैं, तो अगर आप के साथ भी ऐसा कोई मसला हो रहा है तो हमेशा कोशिश करें कि इसे खाना खाने के दौरान या खाना खाने के बाद ले लें। वाज़े रहे कि खाने में कैल्शियम या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट शामिल ना हो। अगर हम सरबेक्सी के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसमें एलर्जी या रेशेस का होना, मथली के या पेट की खराबी और भूख का ना लगना शामिल है। अक्सर ये साइड इफ़ेक्ट दवा के शुरुआती दिनों में वक्ती तौर पर महसूस किए जाते हैं, लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी मुसलसल साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो अपने मौलिद से रुजू करें या फिर दवा का इस्तेमाल तुरंत कर दें। वाज़े रहे कि अगर आप एक लैक्टिंग मदर या प्रेग्नेंट वुमेन हैं तो ये दवा बहुत ही एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि दूध के ज़रिए ये दवा बच्चे में मुंतकिल हो सकती है और अमल के दौरान बच्चे पर मुनफी असर पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आपको गुर्दे का कोई देरीना मसला लाहक है, जैसे कि CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज़ या किडनी फेलियर है, या अगर आप जिगर के किसी दायमी मर्ज में मुब्तला हैं तो सरबेक्सी इस्तेमाल करने से गुरेज करें, क्योंकि कमज़ोर गुर्दे इस दवा के अज्जा को खारिज होने नहीं देते और जिगर की खराबी दवा को मेटाबोलाइज होने नहीं देती, जिससे दवा जिस्म में जमा हो सकती है और जहरीला असर डाल सकती है। इसके अलावा वो अफराद जो पहले से कोई दूसरी विटामिन या जिंक सप्लीमेंट ले रहे हों या जिन्हें विटामिन बी, जिंक या फॉलिक एसिड से एलर्जी हो, ये दवा इस्तेमाल ना करें।
अगर हम सर्बेक्सी के इंटरेक्शन की बात करें तो सर्बेक्सी लेते वक्त हमें कुछ दूसरी मेडिसिन और कुछ खाने की चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो इसमें पार्किंसंस की दवा लीवोडोपा, मिर्गी की दवा फेनिटोइन, एंटीबायोटिक क्लोरामफेनिकोल और कैंसर की दवा सिस्प्लेटिन सर्बेक्सी के साथ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक फूड इंटरेक्शन की बात है तो कैफ़ीन वाले फूड नहीं लेने चाहिए क्योंकि कैफ़ीन विटामिन और जिंक की एब्जॉर्प्शन को कम कर सकती है। इसके अलावा सोल्टी और प्रोसेस्ड फूड से भी बचना चाहिए क्योंकि सोडियम विटामिन के अखराज को बढ़ा देता है। इसके अलावा ज़्यादा कैल्शियम वाली ग़िज़ाएँ जैसे कि दूध, दही, पनीर, इनसे भी परहेज़ करनी चाहिए। या फिर मेडिसिन और इन फूड्स के दरमियान कम से कम 2 या 4 घंटे का वक्फा ज़रूर रखें।